Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy and SST में हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे बेटा। 5th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 5th चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज और उसका नेम है When People Rebel 1857 and After, right? So what is the basic introduction of this chapter मैं कहूँगा। 2 audio classes I have sent it already to you and I hope you name sure about it कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो When People Rebel 1857 कि जब लोग रिबेल करते हैं, रिबेल आपको पता ही है, क्रांति, विद्रोह है, बगावत जिसको बोला जाता है ना, रिवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, कि लोगों ने 1857 का रिवोल्यूशन क्यों किया और उसके बाद देखो आफ्टर भी लिखा हुआ है। तो आफ्टर क्या होता है, क्या ब्रिटिशर कुछ सुधरे या कुछ सुधार हुए, कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से देखो कि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा कि वाई दे पीपल वांट टू रिबेल, ठीक है। लोगों ने रिबेल क्यों करना चाहा। तो इट्स जस्ट लाइक ए क्यू, एक कड़ी सी चलती आ रही है, एक चेन चलती आ रही है। मतलब 2nd चैप्टर से हमने देखा कि पीजेंट्स को प्रॉब्लम थी। ट्रेड टू टेरिटरी में हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर वो थे जो ट्रेड के पर्पज से आए थे और धीरे धीरे ट्रेड को छोड़ करके, ट्रेड तो उन्होंने बांट दिया इधर उधर, और मेन उनका एम हो गया कि हम इस टेरिटरी पर यानी इंडिया पर, पूरे इंडिया पर कैसे हम कब्जा करें, कैसे हम उसको कैप्चर करें। और आपको पता होगा कि ट्रेड स्टार्ट होता है हुगली जो रिवर है उसके जो बैंक पर एक फैक्ट्री स्टेबलाइज होती थी 1651 में, और वहाँ से लेकर के किस प्रकार से सो मैनी पॉलिसीज, जो बहुत सारी पॉलिसी उन्होंने लागू की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहें या फिर ब्रिटिशर ने कहें, भारतीय राजाओं को कि उनके जो ऑनर था उनमें कमी कर दी थी, उनकी टेरिटरी को हड़पना स्टार्ट कर दिया था, पीजेंट्स को परेशान कर दिया था। वही हम थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला हम यहाँ आप यूँ कह सकते हो कि रीजन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लोगों ने रिबेल क्यों किया, उस क्रांति के, उस विद्रोह के, उस बगावत के क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने इतना बड़ा मतलब रिबेल किया, रेवोल्यूशन किया। फर्स्ट है नवाब लूज देयर पावर। जो नवाब थे, नवाब अपने पावर खो दी। पावर ये मसल्स वाली पावर नहीं, आप सोच रहे हो कि मतलब मोटा ताजा होगा और पतला हो गया होगा, ऐसा नहीं है। पावर का मतलब क्या, शक्तियां। कौन सी शक्तियां, देखो आपको पता है ब्रिटिशर आने से पहले राजा के नीचे काम करने वाले नवाब होते थे एंड दे वर नॉन एज द एक्चुअल किंग, क्योंकि जनता के पास वही जाते थे, उनसे टैक्स वगैरह वसूलना, उनको लॉ के बारे में बताना, सब कुछ वही करते थे। तो उनका बड़ा रसूख था, मतलब कहते हैं उनका बड़ा सम्मान जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनका बड़ा ऑनर था समाज के अंदर, और कम्युनिटी के जितने भी लोग थे वो उनका बड़ा ऑनर, मतलब उनका सम्मान करते थे, जस्ट लाइक किंग उनको मानते थे। तो नवाबों का जो शक्ति थी, पावर कैसे कम कर दी गई। एक तो राजा डायरेक्ट किससे इंटरेक्शन करने लगा, कंपनी से, यानी ब्रिटिशर दे डायरेक्टली स्टार्ट टू डूइंग द कन्वर्सेशन विद किंग। तो बीच में नवाब होता था, तो नवाब को उन्होंने साइड में हटा दिया। ब्रिटिशर सीधे किससे बात करने लगे, राजा से, और राजा भी, किंग भी किससे बात करने लगा, ब्रिटिशर से। इसके अलावा पीपल स्टेशन्ड एट ऑफिसेज एंड कोर्ट्स, जो लोग थे, जो आम लोग थे, उनकी कोर्ट्स में, ऑफिसेज में ड्यूटी लगा दी, मतलब उनको ऑफिसर बनाने लगा। तो लोगों ने ये समझा कि ये नवाब भी हमारे जैसे ही हैं, हम भी काम कर रहे हैं ब्रिटिशर के लिए और ये भी ब्रिटिशर के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका जो लेवल था वो क्या हो गया, एक आम लोगों के बराबर जैसा हो गया। दूसरा, देवर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर अनेक्स्ड, आप कह सकते हो कैप्चर्ड, आप कह सकते हो, या फिर टेकन अवे भी कहा जा सकता है, कि नवाबों की जितनी भी टेरिटरी थी, उनका जो रेवेन्यू था, उनको जो पेंशन कहें या उनको जो सैलरी कहें या उनको जो ट्राइब्यूटरी आप कह सकते हो जो उनको मिलती थी, वो सारी की सारी क्या हो गई, बंद हो गई। अंग्रेजों ने वो क्या कर दी, बंद कर दी, कि आपको जो सम्मान दिया जाता है, आपको इतना पैसा दिया जाता है, ये आपको जो उपहार दिए जाते हैं वो बंद कर देते हैं। तो नवाब और राजा भी नवाब क्या हो गए, नाराज थे, उनकी पावर खत्म हो गई थी। दूसरा देखो,
मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट बाय कंपनी। बहुत सारे रूलिंग फैमिली जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है राजघराना, ठीक है, राजवंश भी आप कह सकते हो, ठीक है, रूलिंग डायनेस्टी भी कह सकते हो आप। तो बहुत सारे जो डायनेस्टी थी, जो फैमिली थी, जो राज करती थी, उनको उन्होंने नेगोशिएट किया, मतलब उनकी उपेक्षा जिसको बोलते हैं ना, उनको तवज्जो नहीं दी, ठीक है, उनकी वैल्यू नहीं की। जब भी कोई राजा कोई बात बोलता तो ब्रिटिशर बीच में टांग अड़ा देते थे कि नहीं, ये रूल ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। तो बहुत सारे राजाओं की जो फैमिली थी, जो आप कह सकते हो जो रूलिंग का मतलब होता है शासन करने वाली, उनकी फैमिली को उपेक्षित किया गया। कैसे उपेक्षित किया गया देखो, एक तो नाम आता है बेटा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, कहाँ की रूलर थी, झांसी, ग्वालियर के पास, एमपी में जो है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं था, और पहले ये परंपरा थी कि राजा के मरने के बाद उसका जो सबसे बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा जो सन है, ही वुड बी द एयर ऑफ किंग। एयर मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है। तो मरने के बाद राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। अब इनको कोई संतान नहीं थी, तो ये क्या करते थे, अपने किसी के भी अपने पड़ोसियों से, पड़ोसियों से क्या कहूँ मैं, जैसे रिलेशन में कहें या किसी से भी, ये अडॉप्ट करते थे। सन को क्या करते थे, अडॉप्ट मतलब गोद लेना। तो गोद लेने की जो डलहौजी ने सुना होगा आपने कि डलहौजी ने क्या किया था, जो गोद लेने वाली जो प्रथा थी उसको लैप्स कर दिया था। मतलब गोद लिया हुआ कोई भी बच्चा राजा नहीं बन सकता। रानी लक्ष्मीबाई का क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या अपील की थी, या क्या मतलब रिक्वेस्ट की थी कंपनी से, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ब्रिटिशर से। तो सिंपल आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उसका जो अडॉप्ट सन है, उसका जो गोद लिया हुआ बेटा है, वो उसके पति के मरने के बाद, यानी मेरे पति के मरने के बाद, या रानी लक्ष्मीबाई के पति के मरने के बाद हमारे राज्य का उत्तराधिकारी या राजा बनेगा। बात समझ में आई क्या, कि रानी लक्ष्मीबाई प्लीडेड, या फिर आप कह सकते हो रिक्वेस्टेड टू द ब्रिटिशर्स और कंपनी दैट her adopted son would be the next king after death of her husband। ठीक है, सिंपल आप कैसे भी लिख सकते हो, बात समझ में ये आनी चाहिए कि रानी ने ये कहा कि मेरे पति के मरने के बाद जो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है वो राजा बनना चाहिए। क्या अंग्रेजों ने इसको माना? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों ने इसको नहीं माना। अंग्रेजों ने ये कहा कि अडॉप्ट सन वाली जो वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अडॉप्ट किया हुआ सन कोई भी राजा नहीं बनेगा। तो रानी तो नाराज होने वाली थी। इसके अलावा देखो नाना साहेब आपको याद रखना है कि नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव सेकंड का गोद लिया हुआ पुत्र था, ठीक है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं कि जो पेशवा बाजीराव सेकंड था वो कहाँ का राजा था, ठीक है, कौन से आप स्टेट कह सकते हो, कौन सा एरिया कह सकते हो, और नाना साहब दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे, या यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर, और यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, जो है ना कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना है कि पेशवा बाजीराव सेकंड कहाँ का राजा था, ठीक है। नाना साहब को उसने गोद लिया तो उसने कहा कि भाई मेरे मरने के बाद जो पेंशन है, जो पेंशन मिलती है ना, पहले राजा को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन किसको मिलने चाहिए? नाना साहब को। तो उन्होंने इसको भी मना कर दिया कि ये भी हम मानने वाले नहीं हैं। इसके अलावा देखो 1801 में अवध अनेक्टेड बाय EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1801 में वही सब्सिडरी अलायंस लगाई थी। सब्सिडरी अलायंस में क्या कहा गया था, याद करो, हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में कि सब्सिडरी अलायंस में कोई भी राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था, साइक संधि है ना, उसको सेना कौन देगा? ब्रिटिशर। लेकिन उन्होंने अवध में बेगम हजरत महल थी, ठीक है, वहां की जो किंग थी वो कौन थी? बेगम हजरत महल। और उसको उन्होंने ये कहा कि आप अपने राज्य में अच्छी तरह गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, आप अपने शासन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे, तो आपको गद्दी से हटा दिया जाता है, थ्रोन आउट कर दिया जाता है आपको, और ये पूरा का पूरा राज्य हमारे अंडर में रहेगा, ठीक है। तो सॉरी, उन्होंने क्या कहा कि मिस गवर्नेंस है आपके स्टेट में, क्या है? मिस गवर्नेंस है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू रूल ओवर दिस
टेरिटरी या दिस किंगडम, ठीक है, और उसको क्या कर दिया था, थ्रोन आउट कर दिया था, मतलब हटा दिया था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम आता है जो असंतोष जिसको कहें या प्रॉब्लम जिसको कहें, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ी जो लास्ट में बची थी वो कौन बची थी, मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश। ठीक है, आपको पता है मुगल वंश लास्ट वंश था जब से टोटली ब्रिटिशर भारत में आए थे। मुगल वंश को या मुगल जो परंपरा थी, डायनेस्टी को कैसे खत्म किया जाए, उन्होंने एक प्लान बनाया, प्लान टू एंड इट। ठीक है, ब्रिटिशर ने ये प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम ये जो मुगल वंश चल रहा है इसको खत्म करें। ठीक है, और ये प्लान का शुरुआत किसने कर दी थी, डलहौजी ने। उसने 1849 में ये कहा कि जो बहादुर शाह जफर हैं, जो महाराज हैं, जो महाराजा धीराज हैं, जो मतलब राजा हैं, इंडिया के राजा उनको उपाधि दी गई थी। तो भारत के राजा जो बहादुर शाह जफर हैं वो लाल किले में नहीं रहेंगे, या उनकी फैमिली वुड नॉट बी अलाउड टू लिव इन द रेड फोर्ट। he and his family, entire family would be shifted outside of the red fort, आप कह सकते हो, या फिर दिल्ली। उन्होंने ये कहा कि 1849 के बाद बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किले में नहीं रहेंगे, जो राजाओं का घर जिसको बोला जाता था, वो कहाँ रहेंगे कि उनको दिल्ली में किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आई क्या? मुगल वंश को खत्म कैसे किया उन्होंने, मतलब इस परंपरा को उन्होंने कैसे खत्म किया, एक प्लान बनाया। प्लान में सबसे पहले तो ये कहा गया कि भाई आप जो राजा यहाँ पर रहता है ना रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट तो अब किसका है, अंग्रेजों का है, ब्रिटिशर का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है। हम यहाँ रहेंगे, आपको हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, आपको बड़ा सा महल बना देंगे या बड़े से कमरे बना देंगे, आपको वहाँ रहना है। ये शुरुआत थी, इट्स जस्ट लाइक ए प्लान। ठीक है, अब शुरुआत के बाद क्या हुआ देखो, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो कॉइन का नाम भी मैंने बताया, कॉइन्स ये सिक्के थे। पहले जो इंडिया में सिक्के चलते थे, चाहे वो सिल्वर के हों, चांदी के हों, कोई भी मेटल के हों, उन पर राजा अपनी फोटो या अपना कोई प्रतीक जिसको सिंबल बोलते हैं वो उसको मतलब कॉइन्स पर चिपकवाता था, बनाता था। तो अंग्रेजों ने कैसे मिंट करना स्टार्ट कर दिया कि कॉइन्स पर राजाओं की, जो मुगल वंश के जो राजा थे या उनके जो भी सिंबल्स थे, जो प्रतीक थे, उनकी चिन्ह हटाने स्टार्ट कर दिए। और खुद के जो गवर्नर थे या उनकी जो रानी विक्टोरिया थी या उनके जो भी जो राजा थे, उनकी मतलब जो पिक्चर है, जो फोटो है, वो चिपकानी स्टार्ट कर दी, बनानी स्टार्ट कर दी सिक्कों पर। तो ये प्लान था, ठीक है, कि इनको पूरी तरह से यहाँ से खत्म कैसे किया जाए। तो सिक्कों पर जो फोटो होती थी राजवंश की या मुगल शासकों की, उनको हटा दिया। साथ में ये कहा कि रेड फोर्ट में आप नहीं रहोगे, आपको दिल्ली में हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे। और सबसे बड़ा जो फैक्ट वो आया था कि रेजिडेंस बना देंगे और नो पेंशन नो किंग। ये बात किसने बोली, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ये कहा कि बहादुर शाह जफर है वो लास्ट मुगल शासक होगा। बात ध्यान से सुनना, लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड इन 1856 दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट किंग ऑफ मुगल डायनेस्टी। उसके बाद किसी को भी राजा नहीं कहा जाएगा और सबको क्या माना जाएगा, प्रिंसेस माना जाएगा, और पेंशन भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट था। इसकी वजह से पूरा का पूरा जो मुगल डायनेस्टी थी वो भी अंग्रेजों के क्या हो गई, खिलाफ हो गई। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये हम थोड़े थोड़े कारण पढ़ रहे हैं, रीजन पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, आज हमने ये कारण पढ़े, एक हमने पढ़ा नवाब का, एक हमने पढ़ा है राजाओं से संबंधित, एक हमने पढ़ा है रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक हमने पढ़ा अवध का। ठीक है, कल हम बात करेंगे किसकी, कि पीजेंट्स और सिपाही थे वो किस प्रकार से मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हुए। तो तब तक के लिए आप टेक केयर, गुड बाय।